हेलो एवरीवन। क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड किरचॉफ्स लॉ। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो यूनिट है उसमें विद्युत चालन चैप्टर जो है उसमें करंट आपका पहला टॉपिक आता है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट से। करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा। अब आप लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा है कि आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है और आवेश की प्रकृति क्या होती है। अब करंट की बात आती है तो करंट आप सिंपली अगर समझें तो करंट क्या है, मूवमेंट ऑफ चार्ज। जब चार्ज अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है, जो मूवमेंट करता है, तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, करंट। क्योंकि और जो मूवमेंट होगी वो किसी न किसी टाइम इंटरवल में होगी, तो टाइम इंटरवल पे डिपेंड करती है करंट और आपके डिपेंड करती है चार्ज पे, चार्ज अमाउंट कितना है। तो जैसे यहाँ पे आपके सामने एक डेफिनेशन हम लेते हैं वैद्युत धारा। तो इसमें जो आप बोल्ड लेटर्स में देखेंगे, जो ब्लैक में लिखे होंगे, आवेश की गति की अवस्था को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश की गति की अवस्था को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं, यानी जब आवेश मूव करता है उस मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। बीच में आप देखेंगे यहाँ पे आपके फॉर्मूला दिया हुआ आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी इलेक्ट्रिक करंट को स्मॉल आई से शो कर रहे हैं एंड स्मॉल आई इज इक्वल टू स्मॉल क्यू अपॉन टी, वेयर क्यू इज स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज, की इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश की मात्रा कितनी है, और टी हो गया समय, कितने समय में वो चार्ज मूव हुआ है। तो आपका जो फॉर्मूला बन गया आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पे क्यू क्या होता है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। टी क्या है, समय। समय का मात्रक सेकंड। तो जो करंट होती है, करंट का मात्रक होता है एम्पियर। तो आपका जो एम्पियर है वो एक कूलम पर सेकंड, यानी एकांक समय में बहने वाले आवेश को क्या कहते हैं, एक एम्पियर धारा कहते हैं। तो यह है इलेक्ट्रिक करंट कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में या जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल है, जब वो मूव करता है तो उस मूवमेंट से क्या बनती है, इलेक्ट्रिक करंट। तो वेरी सिंपल थिंग इज कि आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सिंपली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब आवेश की मूवमेंट को इलेक्ट्रिक चार्ज करंट कहते हैं। अब ये तो बात हुई इलेक्ट्रिक करंट की। इसके बाद आता है धारा घनत्व। अब धारा घनत्व क्या है, जे इक्वल टू, यहाँ पे आपके सामने डायग्राम में, डायग्राम क्या है स्क्रीन में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है फॉर्मूला, जे इक्वल टू स्मॉल आई अपॉन ए। यानी ए यहाँ पे स्टैंड कर रहा है क्षेत्रफल के लिए, वो भी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जिसके क्रॉस सेक्शन से करंट पास हो रही है। अगर आप कोई सरफेस कंसिडर करें, बेलनाकार सरफेस, उसके सेक्शन से जितनी करंट फ्लो होगी पर यूनिट एरिया से, उसको क्या बोलेंगे आप, धारा घनत्व बोलेंगे। तो जे इज इक्वल टू स्मॉल आई अपॉन ए, बहुत ही सिंपल है ये, कि आपकी जो धारा घनत्व, घनत्व से पता चल जाता है पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट लेंथ, जो भी हम ये लेते हैं उसमें घनत्व आ जाता है। तो यहाँ पे एरिया की बात करेंगे, ये पर यूनिट एरिया जो करंट फ्लो होती है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। और दूसरी बात यह है कि जो धारा होती है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, जबकि धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा एक अदिश राशि है, धारा की कोई दिशा नहीं होती है। आप कह सकते हैं कि करंट जो होती है किसी कंडक्टिंग मटेरियल में फ्लो होती है, लेकिन उस धारा की कोई अपनी दिशा नहीं होती है, फिक्स, अपनी दिशा कोई फिक्स नहीं होती। जिस जिस जगह पे आपका कंडक्टिंग मटेरियल होगा उसी डायरेक्शन में वो फ्लो हो जाएगी। जबकि धारा घनत्व की दिशा होती है जो कि हमेशा आपके जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसके परपेंडिकुलर फ्लो होती है। तो इसमें आप धारा घनत्व की दिशा यहाँ पे दिखा हुआ है, धारा घनत्व चालक के भीतर किसी बिंदु का एक लाक्षणिक गुण है यह, तथा ये एक सदिश राशि है। तो किसी बिंदु पर धारा घनत्व की दिशा उस बिंदु पर धन आवेश की चलने की दिशा होती है, यानी जिस दिशा में धन आवेश चल रहा होता है उसी दिशा में आपकी दिशा में धारा घनत्व की दिशा मानी जाती है। और धारा घनत्व का आपका हमने मात्रक दे रखा है यहाँ पे एम्पियर पर मीटर। तो ये होगी बात धारा घनत्व की। यहाँ पे जैसे आप दो सेक्शन दिए हुए हैं, दो करंट सेक्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे देखिए ए से ओ की ओर 3 एम्पियर की करंट है और बी से ओ की ओर 4 एम्पियर की करंट है। और आप देखेंगे कि ओ पॉइंट पे वो दोनों मिलती हैं और फिर ये 7 एम्पियर की करंट जा रही है, यानी 4 और 3 एम्पियर की करंट मिलकर कितनी हुई, 7 एम्पियर की करंट हो गई। इसमें कोई भी आपको सदिश का जो फॉर्मूले होते हैं जोड़ने घटाने के, वो फॉर्मूले इसमें नहीं अप्लाई होते हैं। यहाँ पे 4 + 3 हमेशा क्या रहेगा, 7 ही रहेगा, कभी 7 से कम नहीं आएगा। जबकि सदिश में आप जानते हैं कि 4 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो वो दिशा के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी दिशा क्या है। तो अगर दिशा दोनों की सेम है तो 7 होगा, अगर दिशा विपरीत है तो वो 1 या -1 भी हो सकता है। तो ये एक सदिश राशि नहीं है, ये धारा एक अदिश राशि है, जबकि धारा घनत्व एक सदिश राशि है। इस डायग्राम से ही रिलेटेड आगे हम एक जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है किरचॉफ लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ हम देखते हैं।
किरचॉफ लॉ देखिए, इसमें क्वेश्चन कई ईयर्स में पूछा जाता है, किस कई तरीके से क्वेश्चन को स्टेट किया जाता है। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का आवश्यक परिपथ चित्र देते हुए उल्लेख कीजिए। किरचॉफ का धारा वोल्टता नियम लिखिए, या विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। तो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। किरचॉफ के दो लॉज हैं, दो नियम है। तो हम पहला नियम लेते हैं। तो प्रथम नियम कहलाता है जंक्शन लॉ अथवा धारा का नियम, करंट्स लॉ अथवा जंक्शन लॉ। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ। तो किरचॉफ लॉ का जो फर्स्ट लॉ है वो स्टेट करता है किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि, या संधि मतलब जोड़, जहाँ पे जंक्शन, जहाँ पे जुड़ाव होता है, पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि संधि पर मिलने वाली, संधि को इंग्लिश में बोलते हैं जंक्शन, जोड़, जहाँ पे जुड़ाव होता है, कई तरीके की सेक्शंस जहाँ पे आके मिलते हैं, उसे बोलते हैं संधि। तो उस जोड़ में मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी बीजगणितीय योग शून्य होने मतलब है कि कहीं भी कोई एक्स्ट्रा चीज जनरेट नहीं हो रही है, जितना आया है उतना ही जाएगा। यानी अगर आप सिग्मा आई यहाँ पे दे रहे हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब कोई भी एक्स्ट्रा चीज ऑलरेडी कहीं से जनरेट नहीं हो रही है, जितनी चीज आएगी उतनी ही चीज जाएगी। इसका मतलब ये होता है सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। वेल, यहाँ पे इसको आपको यहाँ पे समझाया गया है कि कैसे सिग्मा आई जीरो होता है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में, जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें देखिए एरोज देखिए आप, जो जंक्शन पॉइंट है ओ, जंक्शन पॉइंट क्या है ओ, ओ पे एरोज देखिए कौन आ रहे हैं और कौन जा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आई वन, सॉरी आई वन और आई फाइव इनकमिंग में है, जबकि आउट आई टू आई थ्री आई फोर ये तीनों करंट्स बाहर की ओर जा रही हैं, जो ओ पॉइंट से दूर जा रही हैं, जबकि आई वन और आई फाइव ओ पॉइंट की ओर आ रही हैं। तो यहाँ पे जब हम इनको धाराओं को लेंगे तो यहाँ पे सभी मतलब जो आपको दे रखा है, माना किसी परिपथ में ये आई वन आई टू आई थ्री आई फाइव धाराएं मेंशन की गई हैं, वो संधि पे मिल रही हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। तो संधि की ओर जो धाराएं आ रही है वो पॉजिटिव ली जाएंगी, और जो संधि से दूर जा रही हैं वो ऋणात्मक ले लेंगे। सो आपको जो आगे मैथमेटिकल सेक्शन बन जाएगा वो हो जाएगा, अतः आई वन आई फाइव धनात्मक है, तो आप यहाँ पे इसको सीधे डायरेक्ट लिख लेंगे ये सब। देखिए आई वन आई फाइव पॉजिटिव है, जबकि आई टू आई थ्री आई फोर नेगेटिव हो गई, क्योंकि वो दूर जा रही हैं। तो आई टू आई थ्री आई फोर को आप इक्वल के इस तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पे जो भी अगर इससे आप समझेंगे तो ये है कि जितनी धारा आ रही है उतनी ही धारा जा रही है, कोई भी एक्स्ट्रा करंट कहीं से नहीं है। तो ये इस संधि के नियम के अनुसार हो जाता है, और इससे आवेश संरक्षण का नियम भी सिद्ध हो जाता है कि जितना आवेश आया है उतना ही आवेश जा रहा है, कोई भी आवेश एक्स्ट्रा जनरेट या ओरिजिनेट नहीं हो रहा है। तो ये होता है किरचॉफ का जंक्शन लॉ, धारा नियम, या करंट लॉ कहते हैं इसे, कि जो करंट, जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। बहुत ही सिंपल सी बात है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका लॉ है उस पर आते हैं। सेकंड लॉ, द्वितीय नियम, वोल्टता अथवा पाश का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं लूप्स लॉ। इसे लूप्स लॉ भी कहते हैं और सर्किट लॉ भी कहते हैं। तो किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग्य उस पाश में कार्य करने वाली समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सुनने में थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा आपको, लेकिन जब इसको आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ का मतलब समझ में आ जाएगा। चलिए मैं पढ़ाता हूँ। किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पाश, अब वैद्युत परिपथ तो आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे वैद्युत परिपथ है, ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट है। बंद पाश, बंद पाश मतलब एक क्लोज लूप, जैसे ये एक क्लोज लूप है पूरा, देखिए ये क्लोज लूप है, ऐसे ही एक क्लोज लूप ऊपर है, ये सेक्शन जो बंधा हुआ है इसे लूप बोलते हैं। तो ये तो गए, आप समझ गए होंगे पाश या लूप क्या होता है। तो इसमें किसी वैद्युत परिपथ, फिर से डेफिनेशन पढ़िए, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पाश, पाश समझ में आ गया, के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों, मतलब जो बंद पाश है एक, उसमें बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध, यानी उस पाश के अंदर जितने भी प्रतिरोध हैं के गुणनफल का बीजगणितीय योग है। उनकी गुणा कर दीजिए, किनकी, आई की और आर की। आई मतलब करंट, धारा, और प्रतिरोध कैपिटल आर, दोनों की गुणा कर दीजिए, उनका योग कर दीजिए, यानी जितनी भी अलग अलग करंट है, जितने भी रेजिस्टेंस है, उनको गुणा करके जोड़ दीजिए, का योग उस पाश में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब उस पाश में अगर कोई सेल लगा हुआ है तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है, तो जितने भी सेल लगे हुए हैं उनके सेलों का योग कर दीजिए। तो उधर उनके
जो करंट और रेजिस्टेंस को जो मल्टीप्लाई होकर जोड़ा है, और जो इधर आपने जो विद्युत वाहक बल यानी सेल जो लगे हुए हैं उनके जो आपने विद्युत वाहक बल जोड़ लिए, वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अलग अलग तोड़ के समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात कि जो सर्किट्स में करंट और जो रेजिस्टेंस है उनकी मल्टीप्लाई का एडिशन कर दीजिए, और सेकंड आप क्या कर दीजिए, जितनी भी सेल्स हैं उनकी जितनी इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है, ईएमएफ है, उनको जोड़ दीजिए। ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा आई आर इंटू सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई, यानी इधर आप करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं। सिग्मा क्या होता है, एडिशन को दिखाता है, और इधर सारे जो सेल हैं, सबकी जितने भी सेल हैं उनकी वोल्टता जोड़ दीजिए, तो आपको ये सब चीज़ें क्या होंगी, बराबर होंगी। बहुत ही सिंपल सी बात है ये। आई होप आपको अब समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद हम ये क्या करते हैं, इसको दिखाना होता है कि कैसे, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे इसको आप और अच्छे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक सर्किट दे रखा है, फिर से बता रहा हूँ, ये एक पूरा सर्किट है। इसमें दो, एक तरीके से दो इंडिविजुअल खंड दिख रहे हैं आपको, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला पूरा लूप बना हुआ है जो आयताकार। तो संलग्न चित्र के वैद्युत परिपथ में दो बंद पाश 1 व 2 हैं। देखिए ऊपर वाले का नाम कर दिया उन्होंने 1, नीचे वाले का कर दिया 2। ये देखिए नाम कर रखे हैं 1 एंड 2। इस वैद्युत परिपथ में दो सेलों जिनके वैद्युत वाहक बल E1 व E2 हैं। देखिए दो सेल भी नजर आ रहे हैं आपको, ऊपर वाले में E1 है, नीचे वाले में E2 लगा हुआ है। तथा तीन प्रतिरोधों R1 R2 R3 को परस्पर जोड़ा गया है। सभी रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं आपको, R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस है, R1 R2 और R3। तो माना प्रतिरोध R1 व R2 में प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 व I2 हैं। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने सारी धाराएं दिखा रखी हैं। पहली निकल रही I1, दूसरे से निकल रही I2 यहाँ पे करंट से, और जो दोनों मिलके नीचे जा रही हैं वो I1 प्लस I2, क्योंकि आपको पता है धाराएं जितनी आएंगी उतनी ही जाएंगी। और लौटते समय धारा जब वापस लौटती है तो इसमें I2 चली आती है इस वाले सेक्शन में, और इसमें I1 चली जाती है। ओके, तो हम सीधे बात करते हैं। आप इसमें देखिए बंद पाश एक में किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम यहाँ पे जो बात कही गई इन्होंने कि आप वन में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाइए, तो आप लगा दीजिए। तो द्वितीय नियम क्या कहता है, जितने भी करंट्स हैं और जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनकी मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। तो करंट देखिए क्या है, इसमें क्या है, I1 यहाँ पे करंट आ रही है रेजिस्टेंस में, इस रेजिस्टेंस R1 में करंट कितनी आ रही है, I1। तो I1 इंटू R1 इधर आपने कर दिया, और ये है I2 इंटू I2 और R2, इनको ले लिया I2 R2 को, और जोड़ने की बात की गई है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि ये दिशाएं भिन्न है। I1 I2 की दिशाएं क्या है, विपरीत है। देखिए I1 अगर लूप की एक डायरेक्शन ली जाती है, देखिए लूप को डायरेक्शन कैसे करते हैं, आप इसको ऐसे लूप की एक डायरेक्शन कर देते हैं, ये एरो बना देते हैं, एक सर्किल बना देते हैं। चाहे आप उसे क्लॉकवाइज लीजिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज लीजिए। तो नॉर्मली अब जैसे हमने ये डायरेक्शन दी है, ये आपने ऐसे करके डायरेक्शन ले ली, तो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग जो जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जो डायरेक्शन के अपोजिट होंगे वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अब आई को देखेंगे तो I1 जो है वो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग है। देखिए ये डायरेक्शन जो निकल के आ रही है हमारी, सॉरी, देखिए मैंने डायरेक्शन ये ली, और I1 भी देखिए इस तरफ से आ रहा है ये, तो ये हो गया पॉजिटिव। और जबकि I2 देखिए ये वाला सेक्शन देखिए, I2 जो आ रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ रहा है, जो कि इस डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए I2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे I2 R2 क्या है, नेगेटिव है, और I1 R1 क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरीके से E1 और E2 की बात करते हैं। E1 देखिए यहाँ पे पॉजिटिव लिया जाएगा ये सेक्शन में, जबकि E2 क्या है, नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि ये हमारा उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे E2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। यही सिस्टम हम सेकंड लूप के लिए यूज़ करेंगे। देखिए बंद पाश 2 के लिए भी अब यूज़ कर रहे हैं इसी चीज़ को, वहाँ पे भी इसी तरीके रूल लगाएंगे आप। तो वहाँ पे आ जाएगा I2 R2 I1 प्लस I2 R3। देखिए इसमें करंट कितनी है, I2 इस वाले में, जबकि नीचे वाले में कितनी है, I1 प्लस I2 करंट जा रही है। तो ये आ गया आपका I1 प्लस I2 इंटू R3, क्योंकि नीचे R3 में मल्टीप्लाई होगी I1 प्लस I2 से, और R2 में होगी I2 से। लेकिन सेकेंड इसमें जो लगेगा, इसमें केवल एक ही सेल आ रहा है। देखिए नीचे वाले में केवल एक ही सेल है, वो है E2, जबकि ऊपर वाले में दो सेल थे। ऊपर वाला जो पाँच था उसमें ये भी सेल आया और ये भी सेल आ रहा है, जबकि नीचे वाले में केवल एक ही सेल आ रहा है। देखिए नीचे वाला जो लूप है इसमें केवल एक ही सेल आ रहा है, इसलिए केवल E2 आया यहाँ पे, राइट हैंड साइड पे E2 आया खाली। तो अब आपके सामने समीकरण आ गए। इन समीकरणों को हल करके I1 I2 के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। इस प्रकार यह नियम ऊर्जा के संरक्षण नियम को व्यक्त करता है। तो देखिए यहाँ पे लूप लॉ लगा के दिखा दिया है कि ऊपर वाले में लूप लॉ कैसे लगेगा और नीचे वाले में लूप लॉ कैसे लगेगा। और जब एक्चुअल में नॉमिनल्स आएंगे तो वहाँ पे कुछ वैल्यूज दी गई होंगी, उन वैल्यूज को देखते हुए हम जो वैल्यूज जो क्वांटिटीज पूछी जाएंगी उनके हम चीज़ें सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो ये होते हैं लूप लॉ। जो और लूप लॉ में कैसे लूप, सेकेंड लॉ में कैसे, लूप्स लॉ में कैसे करंट और रेजिस्टेंस और आपके सेल्स के
ईएमएफ जो ज्वाइन किए जाते हैं, कैसे ज्वाइन किए जाते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया है। सो आई होप आप लोग को ये थोड़ा समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप एक दो बार बार रिपीट करके देखेंगे तो अच्छे से और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई डाउट हो तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।